मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का मैंने सारे सिलेबस तो आप लोगों को ख़त्म कर दिया है। मैंने जितने भी वीडियो आपको जो है कि चैप्टर वाइज बना कर दिया था उसमें जो है कि सारे ख़त्म हो चुके हैं। आपको देखिए जैसे हमने फर्स्ट लेसन आपको पढ़ाया था तरंगति उनका अनुप्रयोग। इसके बाद जब क्लास चल रहा था तो उस समय मैंने आपको तरंगत प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था। फिर इसके बाद देखिए हमने आपको सेमीकंडक्टर का पढ़ाया था, काफ़ी चीज़ें पढ़ा भी दिया था। और वीडियो में भी मैंने देखिए वीडियो में मैंने जो है कि आपको वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन डाउन इसमें जो है कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू पढ़ाया। फिर हमने आपको जो है कि मैग्नेटाइज्म एंड इट्स प्रॉपर्टीज इसके बारे में बताया। तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता रखा था। अब देखिए हम सिलेबस तो मेरा ख़त्म हो चुका है, बट मैं आपको जो है कि 10-12 क्वेश्चन डेली कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता रहूँगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए हमारा इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आप लोगों का 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। तो इसमें से देखिए हम पहला क्वेश्चन लेकर चले हुए हैं। क्वेश्चन पूछता है इसमें से, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है। देखिए ऑप्शन दिया, अनुप्रस्थ दिया है, अनुदैर्ध्य दिया है, अपरिगामी दिया है, विद्युत चुंबकीय दिया है। तो इसमें देखिए दोस्तों ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है ये हमारी क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है। देख रहे हैं हमने यहाँ टिक लगा रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, लिखोगे आप लिखेंगे ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, अतः विकल्प नंबर 2 सही है। देखिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन बोला हुआ है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति पूछा हुआ है कि अपश्रव्य तरंगे आपको हमने पढ़ा रखा है, ध्वनि तरंगे, ये सब चीज़ काफ़ी चीज़ हमने आपको पढ़ा रखा था। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आपको देखेंगे, आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा। दिया हुआ 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो देखिए जो अपसरब तरंग की आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ है कि जो ऑप्शन 1 है वो क्या है, सही है। तो आप लिखेंगे अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, अतः विकल्प नंबर 1 सही है। देखिए दूसरे का कौन सही है, पहला सही है। और आपने देखा पहले का, देखिए हमने टिक भी लगा रखा है, पहले का आपने देखा था दूसरा सही था। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, ऑप्शन है सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी नहीं, या कभी कभी बोला कि सुनी जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पराश्रव्य तरंगे होती है मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। देखिए इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, 2 सही है। यानी पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं, इसका मतलब देखिए ये ऑप्शन सही है। लिखेंगे पराश्रव्य तरंग मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जाती है, अतः विकल्प नंबर 2 सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए पूछ देता है, तो किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिया आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर और आयाम पर। तो देखिए दोस्तों ध्वनि का जो तारत्व होता है, ये जो पिच होता है ध्वनि का, ये अब देखिए अब तारत्व के बारे में मैंने बताया था कि तारत्व क्या होता है। इसी के कारण जो होता है मतलब ध्वनि के पतले और मोटे होने का अनुभव हम कर सकते हैं। जैसे पुरुषों की ध्वनि मोटी होती है और स्त्रियों को और बच्चों की ध्वनि पतली होती है। तो तारत्व के कारण होती है, हमने आपको बता रखा है। तो अब इसमें ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है, यानी ये आपकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, अतः विकल्प नंबर 1 क्या है, सही है। अब हम देखें एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन पूछता है कि तरंग का वेग भी आवृत्ति n तथा तरंग दर लैम्डा में संबंध का सूत्र बताइए। तो पहला ऑप्शन है v बराबर एन लेमडा, दूसरा है v बराबर एन बाई लेमडा, तीसरा है v बराबर एन माइनस लेमडा, चौथा v बराबर एन प्लस लेमडा। तो इसमें संबंध का जो फॉर्मूला मैंने आपको डेरिवेशन भी करा रखा था। तो इसमें जो तरंग का वेग आवृत्ति तथा तरंग दर लेमडा में संबंध जो होता है v बराबर एन लेमडा, ये फॉर्मूला होता है।
तो इसका मतलब विकल्प नंबर 1 क्या है, सही। आप लिख दीजिएगा तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग लेमडा में संबंध होता है v बराबर n लेमडा, अतः विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में कहता है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। देखिए ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, इसमें ऑप्शन दे देगा ऐसे, पहला दिया जल में, दूसरा वायु में, तीसरा स्टील में, चौथा निर्वात में। देखो बच्चों, जो ध्वनि की चाल होती है वो अधिकतम होती है स्टील में। स्टील की जगह कभी कभी लोहा भी दे सकता है। ध्वनि की चाल कहाँ अधिकतम होती है, स्टील में। और ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, तो ध्वनि की चाल मतलब जीरो होती है, यानी होती नहीं, किसमें नहीं होती है, निर्वात में। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन जो है कि थर्ड सही है, यानी ध्वनि की चाल अधिकतम होती है स्टील में। आप लिखिएगा ध्वनि की चाल अधिकतम होती है स्टील में, अतः विकल्प नंबर 3 सही है। देखिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। देखिए हमने आपको बताया था जो ध्वनि की तीव्रता होता है उसका मात्रक होता है डेसीबल, यानी कि ध्वनि की तीव्रता को किसमें नापते हैं, डेसीबल में नापते हैं। तो साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है, पूछ देता क्वेश्चन, 20 से 30 डेसीबल, 30 से 40 डेसीबल, 50 से 60 डेसीबल, 90 से 100 डेसीबल। तो देखिए हमने आपको अलग अलग डेसीबल के बारे में बताया था कि कितने कितने डेसीबल पर ध्वनि की जो है तीव्रता कितनी होती है। देखिए जो हम साधारण बातचीत करते हैं उसमें ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसीबल। देखिए यहाँ पर हमने टिक लगा रखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, दूसरा सही है। तो आप लिख दीजिएगा साधारण बातचीत में ध्वनि का तीव्रता जो है 30 से 40 डेसीबल होता है, अतः विकल्प नंबर 2 सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली, अभी हमने आपको बताया था कि जो तारत्व के कारण होता है, पिच के कारण। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है या होती है। तो पहला ऑप्शन दिया तीव्रता के कारण, तारत्व के कारण, गुणता के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण होती है, तारत्व के कारण होती है। तो आप लिख देखिए दूसरा विकल्प सही है ना, तो आप लिख दीजिए ध्वनि के तारत्व के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है या मोटी या पतली होती है, अतः विकल्प नंबर 2 क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक, हमने आपको बताया था 0.1 सेकंड तक रहता है। एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि के बीच में डिफरेंट भी हमने बताया था कि 0.1 सेकंड तक रहता है। देखिए पूछता है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। 1/5 ऑप्शन दिया है, 1/10 दिया है, 1/20, 1/2। देखिए कितने समय तक रहेगा, 1/10 सेकंड तक। 1/10 मतलब 0.1 सेकंड भी ले सकते हैं, 1/10 का मतलब हो गया 0.1 सेकंड। कभी कभी 0.1 सेकंड भी दे देता है ऑप्शन में, 0.1 सेकेंड तक रहता है। इसका मतलब विकल्प नंबर कौन सा सही है, दूसरा। आप लिख दीजिएगा ध्वनिक प्रवाह मानव के कान में 0.1 या 1/10 सेकेंड तक रहता है, अतः विकल्प नंबर 2 क्या है, सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है डॉपलर प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है, पूछ देता है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो देखिए पूछ दिया ध्वनि से संबंधित है, जनसंख्या संबंधित है, मनोविज्ञान संबंधित है, मृदा परिशीलन से संबंधित है। देखिए जो डॉपलर प्रभाव था ये किससे संबंधित है, ध्वनि संबंधित। हम देखिए आप टिक नहीं लगाया लेकिन आप लगा लीजिएगा, ये किससे संबंधित है, ध्वनि से। नहीं ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसमें सही है। तो डॉपलर प्रभाव पूछ देता है किससे संबंधित है, ऑप्शन भी दिया रहेगा आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। ऐसे जैसे मैंने लिख रखा बिल्कुल सेम वैसे ही दिया रहेगा। तो ध्वनि, अब डॉपलर प्रभाव संबंधित किससे है, ध्वनि से, अतः विकल्प नंबर 1 क्या है, सही है। इस तरह से देखिए मैं आप लोगों को सिलेबस मैंने बताया ख़त्म हो चुका है। अब ऐसे ही हम आपको एक एक नंबर का जो है कुछ क्वेश्चन जो है कि डेली जो है कि देते रहेंगे। आप उसे नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़ते रहिए, आप तैयार करते रहिए बच्चों, क्योंकि परीक्षा आप लोगों का जो है कि कभी भी करा सकता है। इसलिए जितने भी हमने आपको वीडियो डाले हैं उसको अच्छे से उसका पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद जो है कि अच्छे से उसके बाद अगर क्लास चलता है तो फिर हम लोग आप लोगों को जल्दी से इसका रिवाइज भी कर देंगे। तब तक आप लोग जो है कि इसको अच्छे से पढ़िए बच्चों। धन्यवाद।